कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक पहाड़ से, जहां हर तरफ सिर्फ मौत और तबाही का मंजर है। हमारे हीरो, जिसे सब एक बेरहम कातिल मानते हैं, उसे हजारों दुश्मनों ने घेर लिया है। दुश्मन चिल्लाते हैं, मार डालो इस कातिल को, गिरा दो इसे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एमसी हंस रहा है। वो सोचता है कि ये लोग कितने जिद्दी हैं, जो मरने के डर के बिना उसके पीछे यहां तक आ गए। अब हमारे एएमसी का दिमाग खराब हो जाता है। दोस्तों, यहां आता है पहला गूज बम्प्स मोमेंट। हमारा हीरो अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। थर्ड टेक्निक, स्टॉर्म सर्ज। एक ही झटके में एक भयानक तूफान उठता है और दुश्मनों के चिथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। उस तबाही के बीच आते हैं उस दुनिया के सबसे बड़े मास्टर्स, टेनफल्स, और उनके लीडर, एक बूढ़े मॉन्क, मास्टर चूल हो। हमारा एमसी बिल्कुल नहीं डरता और उस मोहक का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओए, कैटफिश जैसी मूंछों वाले बूढ़े। दोनों के बीच आखिरी और सबसे जानलेवा टक्कर होती है। मास्टर चूल हो हमारे हीरो को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है और खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। एक बहुत बड़ा रोशनी का धमाका होता है और सबको लगता है कि इविल डार्क किंग आखिरकार मर गया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया? नहीं दोस्तों। चैप्टर 2, द रीबर्थ ऑफ द किंग। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बिल्कुल नई जगह। हमारे एएमसी की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि वो मरा नहीं है, बल्कि उसने एक नए जन्म में एक छोटे से बेबी बॉय के रूप में जन्म लिया है। उसकी नई मां उसे प्यार से गले लगाती है। हमारा हीरो सोचता है, मैं द मास्टर ऑफ द डार्क आर्ट्स और द वर्ल्ड्स बेस्ट, क्या अब इस औरत का दूध पीऊंगा? बिल्कुल नहीं। वो अपने उसूलों पर अड़ा रहता है। लेकिन तभी उसके पेट से आवाज आती है, गुड गुड गुड। दोस्तों, उसकी भूख उसके घमंड पर भारी पड़ जाती है। वो जोर जोर से रोने लगता है और आखिरकार खाना खा ही लेता है। ये सीन सच में बहुत फनी है। देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं। हमारा हीरो अब थोड़ा बड़ा हो चुका है। एक दिन वो देखता है कि उसके नए पिता, जो एक नॉर्मल इंसान दिखते थे, वो अकेले में एक जबरदस्त मार्शल आर्ट्स टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे हैं। एमसी इंप्रेस हो जाता है और सोचता है कि ये तो काफी खतरनाक ट्रिक्स हैं। वो अपने गार्ड्स को चकमा देकर उन्हें अकेले में ऑब्जर्व करने लगता है। चैप्टर 3, द सीक्रेट जीनियस। अब वक्त थोड़ा और आगे बढ़ता है। हमारा हीरो हुआंग जुंग वू अब 7 साल का हो चुका है। एक दिन उसके पिता उसके सामने एक नए टीचर बैक क्यू को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाएंगे। लेकिन हमारे एएमसी का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि पिछले जन्म में वो एक फाइटर था और इस जन्म में भी उसे सिर्फ मार्शल आर्ट्स सीखनी है, किताबें नहीं पढ़नी। टीचर उसे 1000 कैरेक्टर अल्फाबेट की बुक देता है पढ़ने के लिए। एमसी सोचता है कि ये तो मैंने पिछले जन्म में ही याद कर ली थी। मैं इनके सामने नाटक करूंगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ताकि ये मुझे पढ़ाना छोड़ दे। एमसी एक्टिंग करते हुए कहता है, पिताजी, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन गलती से वो उस बुक की ऐसी ऐसी बातें बता देता है जो बड़े बड़े स्कॉलर्स को नहीं आती। ये सुनते ही उसके फादर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो खुशी से झूम उठते हैं और चिल्लाते हैं, मेरा बेटा तो एक लिटरेरी जीनियस है। हमारा हीरो वहीं अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। उसने सोचा था कि वो पढ़ाई से बच जाएगा, पर अब तो उसके फादर ने उसे अगले लेवल की मोटी मोटी किताबें लाकर दे दी हैं पढ़ने के लिए, जिसके कारण अब उसे दिन में कई घंटे बैठकर पढ़ना पड़ेगा। क्या हमारा हीरो अपनी मार्शल आर्ट्स पावर को इस जन्म में दोबारा जगा पाएगा, या फिर वो सिर्फ एक स्कॉलर बनकर रह जाएगा? ये हम देखेंगे आगे के चैप्टर्स में। चैप्टर 4, फैमिली, पीस एंड हिडन ट्रेनिंग। दोस्तों, पिछली बार हमने देखा था कि कैसे हमारे हीरो जुंग वू के पिता उसे एक लिटरेरी जीनियस समझ लेते हैं और पढ़ाई का पहाड़ उस पर लाद देते हैं। लेकिन पढ़ाई से अलग इस नई जिंदगी का एक और सबसे बड़ा फायदा है, और वो है लजीज खाना। हमारा हीरो टूट पड़ता है खाने पर और अपने मन में सोचता है, भाई साहब, इतना स्वादिष्ट खाना अपने पिछले जन्म में तो
मैंने ऐसे स्वाद के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। उसके माता-पिता उसे प्यार से देखते हैं और कहते हैं, "हमारा बेटा कितने मज़े से खाता है।" बच्चे का अच्छे से खाना खाना ही परिवार के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तभी एंट्री होती है हमारी सुपर क्यूट छोटी बहन एसियो यॉन की, जो अभी सिर्फ 4 साल की है। ये नन्ही प्यारी बच्ची अपना एक पीस खाने का उठाती है और जुंगू की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, "ओपा खाओ।" दोस्तों, ये मोमेंट हमारे पिछले जन्म के खूंखार डार्क किंग के दिल को एकदम पिघला देता है। वो बिना नखरे किए उसकी दी हुई चीज खाता है और साओ यॉन क्यूटली चिल्लाती है, "आई लाइक ओपा।" जुंगू सोचता है कि परिवार और ये सुकून ही सबसे बेहतरीन चीज है। वो पिछले जन्म के उस बूढ़े मंक मास्टर चूलो को याद करता है जिसने उसे हराया था और कहता है, "तुम जीत गए बूढ़े। सच में ये जिंदगी पहले वाली से 1000 गुना बेहतर है। मैं अब कभी उस पुरानी जिंदगी में नहीं लौटना चाहता।" लेकिन दोस्तों, क्या हमारा हीरो लड़ना भूल चुका है? बिल्कुल नहीं। सुबह के लगभग 5 से 7 बजे जब सब सो रहे होते हैं, जुंगवू अकेले में निकल जाता है अपनी प्रैक्टिस के लिए। ताजी हवा में खड़े होकर वो डीप ब्रीदिंग करता है और अपनी एनर्जी को महसूस करता है। उसके दिमाग में चल रही होती है वही सदियों पुरानी टेक्निक, जहां धरती और आकाश के बीच एक महान वॉरियर अपनी ताकत को बैलेंस करता है। वो अपने अंदर की एनर्जी को धीमी आंच पर पकने दे रहा है ताकि सही समय आने पर वो फिर से दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन सके। चैप्टर 5, द स्नीकी एस्केप टू द फिश मार्केट। अब आता है अगला दिन। जुंग वू की मॉम डैड उसे पढ़ते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं और बातें करते हैं कि उनका बेटा बड़ा होकर एक महान स्कॉलर बनेगा। लेकिन उधर स्टडी रूम में हमारे हीरो का दिमाग बिल्कुल पक चुका है। वो गुस्से में किताब बंद करता है और चिल्लाता है, "बस बहुत हुआ, मैं जा रहा हूं।" उसका गार्ड क्योंगो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यंग मास्टर, आपने तो दोपहर तक पढ़ने का वादा किया था ना। जुंगू एटीट्यूड में कहता है, "वेट तो टूटने के लिए ही बनते हैं। बाहर देखो, धूप कितनी अच्छी है, पंछी उड़ रहे हैं, मुझे थोड़ी ताजी हवा चाहिए।" क्योंकि वो समझ जाता है कि हमारा हीरो शुरू से ही एस्केप करने के बहाने ढूंढ रहा था। तभी वहां दौड़ते हुए प्यारी सियो यौन आती है। "ओपा!" जुंगू उसके आते ही अपना सारा गुस्सा भूल जाता है और उसे गोद में उठाकर उसके बाल सहलाने लगता है। जब जुंगू पूछता है कि वो कहाँ जा रही थी, तो क्यूंग हो बताता है कि हर 2 हफ्ते में एक बार शहर का सबसे बड़ा फिश मार्केट खुलता है और वो वहां कुछ ताजी मछलियां और ग्रोसरीज लेने जा रहे थे। जुंगवू के दिमाग में तुरंत एक शैतानी प्लान आता है। वो कहता है, "ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, क्यों ना हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलें?" क्यूंग हो घबरा जाता है, "लेकिन यंग मास्टर, आपकी पढ़ाई का क्या?" पर तभी सीओ येन भी चिल्ला पड़ती है, "हाँ, मुझे भी ओप्पा के साथ मार्केट जाना है।" अब जब छोटी बहन ने जिद कर दी, तो हमारे हीरो को तो बहाना मिल ही गया। वो कहता है, "अब जब मेरी प्यारी बहन कह रही है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा।" और इसी तरह पढ़ाई से बचकर हमारा हीरो मार्केट की तरफ निकल जाता है। चैप्टर 6, टेरर इन सोजू सिटी, द किडनैपिंग। दोस्तों, अब यहां से कहानी में आता है एक ऐसा भयानक ट्विस्ट जो सब कुछ बदल कर रख देगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गार्ड क्यूंग हो को, जो बुरी तरह हाँप रहा है और रोते हुए लॉर्ड के पास दौड़ता है। लॉर्ड हैरान होकर पूछते हैं, "क्या हुआ? पहले चैन की सांस लो और बताओ बच्चे कहाँ हैं?" क्यूंग हो रोते हुए चिल्लाता है, "एल लॉर्ड, हम मार्केट गए थे, पर वहां बहुत भीड़ थी और दोनों बच्चे अचानक गायब हो गए।" "क्या? गायब हो गए?" लॉर्ड के होश उड़ जाते हैं, पर वो तुरंत अपने गुस्से पर काबू पाते हैं और अपने सबसे विश्वसनीय और खतरनाक शैडो गार्ड ह्युक प्यो को बुलाते हैं। लॉर्ड कहते हैं, "ह्युक प्यो, अभी के अभी जाओ और पता लगाओ।" ह्युक प्यो बिना एक पल गंवाए तुरंत निकल जाता है। इधर क्युंग हो मौत के डर से कांप रहा होता है, पर लॉर्ड उसे शांत कराते हैं और कहते हैं, "क्युंग हो, ठंडे दिमाग से सोचो और मुझे एक एक बात डिटेल में बताओ। मुझे लगता है ये कोई आम मामला नहीं है।" अगले 2 दिन तक शहर में बच्चों का कोई सुराग नहीं मिलता और पूरे सोजू सिटी में ये खबर आग की तरह फैल जाती है
कि लॉर्ड के बच्चों का किडनैपिंग हो गया है। शहर के लोग अपने लॉर्ड से बेहद प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने उनके लिए बहुत कुछ किया था। लोग टैवर्न में गुस्से से चिल्लाते हैं, किस घटिया गुंडे की इतनी हिम्मत कि हमारे लॉर्ड के बच्चों को छुआ? अगर वो गुंडे मुझे मिल गए ना, तो मैं उनके जिस्म के 2 टुकड़े कर दूंगा। पूरा शहर अब उन किडनैपर्स की मौत का इंतजार कर रहा है। लेकिन दोस्तों, असली मजेदार सीन तो उन गुंडों के अड्डे पर चल रहा है। उन गुंडों में से एक रूकी किडनैपर डर के मारे कांप रहा होता है और अपने बड़े भाई लीडर से कहता है, भैया, ये हमने किस आफत में हाथ डाल दिया? हमने सोजू के लॉर्ड के बच्चों को किडनैप कर लिया है। अगर हम पकड़े गए तो हमारा मरना बिल्कुल पक्का है। हमें उन्हें क्वाइटली छोड़ देना चाहिए। लेकिन उनका बेरहम लीडर उस पर गुस्से से चिल्लाता है, शट अप! अगर तू मौत से इतना ही डरता है तो इस धंधे में आया क्यों? अब हम बहुत आगे निकल चुके हैं और हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। ओहो! तो इन बेअक्ल गुंडों को अभी तक ये नहीं पता कि उन्होंने सोते हुए शेर की पूंछ छेड़ दी है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने 2 मासूम बच्चों को पकड़ा है, पर उन्हें क्या पता कि उनके साथ उनकी खुद की मौत बंधी हुई है। जब डार्क किंग अपना असली रूप दिखाएगा, तो इन गुंडों का क्या हाल होगा? क्या हमारा हीरो अपनी बहन को सुरक्षित बचा पाएगा? जानने के लिए अगला पार्ट बिल्कुल मिस मत करना। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो। चैप्टर 7, द चिलिंग वार्निंग और द मदर्स अनशेकेबल फेथ। दोस्तों, कहानी अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। जुंगवू की आंख खुलती है और वो खुद को और अपनी बहन सियो योन को किडनैपर्स के गुप्त अड्डे पर बंधा हुआ पाता है। लेकिन जहां एक आम बच्चा डर के मारे रोने लगता, हमारे हीरो के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और गुस्सा है। किडनैपर्स उसे देखते हैं और उनमें से एक कहता है, भाई साहब, इस बच्चे की आंखें तो देखो। मैंने आज तक किसी बच्चे की आंखों में ऐसी खूंखार और ठंडी चमक नहीं देखी। दूसरा गुंडा बोलता है, सच में ये बच्चा तो एकदम अलग ही मिट्टी का लगता है। तभी हमारा हीरो जुंगवू उनकी तरफ देखता है और बिना किसी डर के कहता है, तुम्हें पता है हमारा बाप कौन है? अगर अपनी जान प्यारी है और गर्दन सलामत चाहिए तो अभी के अभी ये सब रोक दो, वरना तुम सब बहुत बुरा पछताओगे। लेकिन ये गुंडे उसकी वार्निंग को मजाक में उड़ा देते हैं और हंसते हुए कहते हैं, बच्चा काफी तेज है, पर हम भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। तुम हमारे लिए बहुत बड़ा और महंगा सौदा हो। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उन्होंने मौत के फरिश्ते को खुलेआम ललकारा है। उधर लॉर्ड के मैंशन में माहौल बेहद गंभीर है। लॉर्ड खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं और कहते हैं, ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। मुझे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तभी वहां एक छोटा गरीब लड़का आता है जिसके हाथ में एक चिट्ठी है। ये चिट्ठी उन किडनैपर्स ने भेजी है जिसमें उन्होंने दोनों बच्चों को होस्टेज बनाने की बात लिखी है और रैंसम की मांग की है। लॉर्ड गुस्से से लाल पीला हो रहे होते हैं, लेकिन तभी हमारे हीरो की मां का एक ऐसा रूप सामने आता है जो सबको हैरान कर देता है। वो बिना किसी डर के एकदम शांत बैठी है और कहती हैं, मुझे अपने बच्चों और अपने पति पर पूरा भरोसा है। मेरे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित वापस आएंगे। मुझे थोड़ी गर्म चाय पिलाओ। भाई साहब, मां का ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि उन्हें पता है उनका बेटा कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि एक सदियों पुराना महान वॉरियर है। चैप्टर 8, द पॉइजन बैटल और द ब्रोकन पेशेंस। अब शुरू होता है असली चेस। लॉर्ड के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद गार्ड्स बेखक और जुकमे किडनैपर्स के पीछे निकल चुके हैं। बेखक आगे से लीड कर रहा है और बाकी पीछे से कवर कर रहे हैं। तभी उन्हें रोकने के लिए किडनैपर्स के कुछ गुंडे बीच रास्ते में आ जाते हैं। एक गुंडा हसीन मुस्कान के साथ उन पर एक डेडली पॉइजन फेंकता है और चिल्लाता है, तुमने गलत आदमी का पीछा किया है, खाओ ये जहर। लेकिन दोस्तों, उन्हें क्या पता था कि उनका पाला किससे पड़ा है। लॉर्ड का गार्ड उस पॉइजन को हवा में ही बेअसर कर देता है और अपना खुद का खतरनाक काउंटर पॉइजन निकालता है। वो हंसते हुए कहता है, मुझे दुख है तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए, पर जहर के मामले में सिर्फ तुम ही अकेले उस्ताद नहीं हो। अब बताओ, कौन गलत आदमी का पीछा कर रहा था? और देखते ही देखते
वो उन गुंडों को वहीं ढेर कर देते। उधर अड्डे पर छोटी सियो यौन डर के मारे लगातार रो रही है। एक किडनैपर उसे शांत कराने की कोशिश करता है। ओए बच्ची, रो मत, हम बुरे लोग नहीं हैं। लेकिन जब वो नहीं मानती तो दूसरा गुंडा अपना आपा खो बैठता है और चिल्लाता है, अबे चुप कर इस अनोइंग लड़की को, क्या तू पिटना चाहती है? बस दोस्तों, यही वो सबसे बड़ी गलती थी जो उन गुंडों ने कर दी। अपनी प्यारी बहन पर गुस्सा होते देख हमारे हीरो के अंदर का सोता हुआ शैतान अब पूरी तरह जाग चुका है। चैप्टर 9, द रात ऑफ द डेथ गॉड। अब आता है वो मोमेंट जिसका सबको इंतजार था। जंगवू के जिस्म से एक ऐसी भयानक और काली एनर्जी निकलने लगती है कि पूरा कमरा कांप उठता है। गुंडे डर के मारे चिल्लाते हैं, ये क्या है? क्या ये कोई मौत का फरिश्ता, डेथ गॉड है? जंगवू के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, अपनी बहन को बचाना और इन गुंडों को मौत की नींद सुलाना। वो उनसे कहता है, तुमने मेरी बहन को रुलाकर अपनी मौत को खुद बुलाया है, मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जुंगवू बिना एक पल गंवाए उन पर टूट पड़ता है। गुंडे शौक में हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि एक 7 साल का बच्चा इतना तेज और खतरनाक कैसे हो सकता है। एक गुंडा चिल्लाता है, ये इम्पॉसिबल है, ये बच्चा नहीं, कोई भूत है। जोंगवू एक एक करके सबको ढेर करने लगता है, लेकिन तभी उनका चालाक लीडर मौत को सामने देखकर एक बेहद घटिया चाल चलता है। वो दौड़कर छोटी सियो योन को पकड़ लेता है और उसके गले पर हाथ रख देता है। रुक जाओ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये बच्ची जिंदा नहीं बचेगी। लीडर पागलों की तरह हंसने लगता है और सोचता है कि उसने जुंगवू को रोक दिया है। जुंगवू को अपनी बहन की वजह से मजबूरन रुकना पड़ता है। लीडर उसे इंसल्ट करते हुए कहता है, क्यों? अब निकल गई सारी हवा, एक छोटे से बच्चे की इतनी हिम्मत कि हमारे सामने आवाज उठाए। वो अपने साथ के मोटे गुंडे फैट्सो से कहता है कि काम करने के बाद उसे डबल पैसे मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, उन्हें क्या पता था कि उनका पाला किससे पड़ा है। जुंगू धीरे से मुस्कुराता है और उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल हो जाती है। वो कहता है, तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी, मुझे गुस्सा दिलाकर। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक ऐसी खतरनाक और अनसीन टेक्निक चलाई जाती है कि गुंडे के मुंह से जोर की चीख निकलती है, हे यू क्रेजी फूल, एच! और वो जमीन पर ढेर हो जाता है। हमारा हीरो अपनी प्यारी बहन को सुरक्षित बचा लेता है। चैप्टर 10, द शॉकिंग आफ्टरमैथ और द फादर्स प्राइड। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे युंग वू ने अकेले ही उन किडनैपर्स की धज्जियां उड़ा दी थीं। लेकिन जब शहर के लॉर्ड और उनके इलीट गार्ड्स अंदर पहुंचते हैं तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। हर तरफ गुंडे बेहोश पड़े हैं और हमारा 7 साल का हीरो जुंगवू अपनी बहन को सीने से लगाए शांति से बैठा है। गार्ड ह्युक प्यो हैरानी से कहता है, क्या ये सच में जंगू ने किया है, अकेले? दूसरा गार्ड दबे पांव चेक करता है और कंफर्म करता है कि हाँ, ये कारनामा हमारे नन्हे मास्टर का ही है। जंगवू के पिता, जो एक महान वॉरियर हैं, अपने बेटे की हालत देखकर भारी आवाज में पूछते हैं, जंगवू, क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? जुंगवू के कपड़ों पर खून के निशान हैं, पर वो बिल्कुल शांत है। वो कहता है, पिताजी मैं ठीक हूं, पर मेरी बहन। पिता तुरंत एसईओ यौन को चेक करते हैं और सुकून की सांस लेते हैं कि वो सुरक्षित है। वो अपने बेटे को जोर से गले लगाते हैं और कहते हैं, तुमने बहुत बढ़िया काम किया मेरे शेर, मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन दोस्तों, उन्हें ये नहीं पता कि उनके बेटे ने गुस्से में कितनी भयानक ताकत दिखाई थी। चैप्टर 11, द मॉन्स्टर विद इन एंड द सिस्टर्स काइंडनेस। किडनैपिंग के हादसे के बाद सब घर सुरक्षित लौट आते हैं, लेकिन जुंगवू के माता पिता फिक्रमंद है। उसकी मां रोती हुई कहती है, ये सब मेरी गलती है, उन मासूम बच्चों को कितना सदमा पहुंचा होगा। लेकिन पिता की नजर जुंगवू पर है। वो जानते हैं कि उनका बेटा कोई आम बच्चा नहीं है। वो सोचते हैं कि जुंगवू ने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया है। वो डरते हैं कि कहीं ये हादसा उसे बदल ना दे। लेकिन असली लड़ाई तो जुंगवू के दिमाग के अंदर चल रही है। उसे अपने पिछले जन्म के डार्क किंग वाले दिन
याद आने लगते हैं। कैसे वो हजारों को मारता था और लोग उसे एक मॉन्स्टर कहते थे। वो कांप उठता है और अपने मन में चिल्लाता है, नहीं, मैं फिर से वो मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता। मैं सिर्फ अपने परिवार की हिफाजत करना चाहता हूं। उसका पिछले जन्म का बुरा साया उसे हमेशा डराता रहता है कि दुनिया एक दिन उसका असली चेहरा जान जाएगी। तभी दोस्तों, एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट आता है। छोटी एसियो यॉन आती है और जुंगवू के आंसू पहुंचती है। वो कहती है, आप ओप्पा, आप मेरे हीरो हो, आप बिल्कुल बुरे इंसान नहीं हो। दोस्तों, ये नन्हे से शब्द जंगवू के अंदर की सारी नफरत और डर को खत्म कर देते हैं। वो रियलाइज करता है कि चाहे वो पिछले जन्म में मौत का सौदागर था, पर इस जन्म में वो सिर्फ एक प्यारा बड़ा भाई है। वो खुद से वादा करता है कि वो हमेशा अपनी बहन की मुस्कुराहट को बरकरार रखेगा। चैप्टर 12, टाइम स्किप, द 11 साल का जीनियस एंड द स्पैरिंग मैच। दोस्तों, अब होता है कहानी का सबसे बड़ा धमाका, 4 साल का टाइम स्किप। हमारा जंगवू अब 11 साल का हो चुका है और उसकी पर्सनैलिटी एकदम बदल गई है। वो अब पहले से ज्यादा शांत और ताकतवर दिखता है। उसके टीचर बैक्यो आते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर, आज आपका बुरा वक्त पढ़ाई खत्म होता है। आज आपका बर्थडे है, इसलिए मैं आपको एक ब्रेक देता हूं। जंगवू एक्टिंग करता है जैसे उसे बर्थडे का पता ही ना हो, पर अंदर ही अंदर वो बहुत खुश है। लेकिन दोस्तों, मैंशन में कुछ अजीब हो रहा है। सब लोग अचानक बहुत बिजी हैं और कुछ छुपा रहे हैं। जुंग वू गार्ड क्योंग हो को कॉर्नर में पकड़ लेता है और कहता है, उगल दो, क्या चल रहा है? क्यों सब इतने मिस्ट्री में है? बेचारा क्यूंग हो पसीने पसीने हो जाता है और कहता है, ए नहीं मास्टर, कुछ नहीं। जंगवू को समझ आ जाता है कि कोई बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा है। इससे पहले कि जुंग वू मिस्ट्री सॉल्व करे, उसकी बहन सेओ यॉन उससे स्पारिंग करने की जिद करती है। दोस्तों, यहां ध्यान देना, हमारी नन्ही सेओ यॉन अब मासूम बच्ची नहीं रही। जुंगवू उसे पिछले 2 साल से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहा है। वो जुंगवू पर अटैक करती है और उसकी स्पीड और कॉम्बो टेक्निक्स देखकर हमारा हीरो भी हैरान रह जाता है। वो सोचता है, भाई साहब, इसकी प्रोग्रेस तो काफी फास्ट है। लड़ाई के बीच एसियो यॉन एक स्मार्ट मूव चलती है और जुंगवू के सिर पर टैप कर देती है। वो खुशी से चिल्लाती है, याय, मैंने ओपा को पकड़ लिया, अब आपको मेरी एक विश पूरी करनी होगी। जंगवू मुस्कुराते हुए पूछता है, ठीक है, बताओ क्या विश है? सियो योन शर्माते हुए कहती है, अभी नहीं, ये एक सीक्रेट है, मैं बाद में बताऊंगी। दोस्तों, क्या है वो सीक्रेट विश जो एसईओ यॉन ने मांगी है? और ये मैंशन में सब लोग क्या छुपा रहे हैं? क्या जुंगवू की शांत जिंदगी में फिर से कोई खतरनाक दुश्मन आने वाला है? अगले पार्ट में होने वाला है एक बहुत बड़ा खुलासा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबा दो और कमेंट में बताओ कि क्या आपको चैप्टर 13 देखना है। तब तक के लिए जय हिंद। चैप्टर 13, द बर्थडे मिस्ट्री और द रश्ड प्रिपरेशन। दोस्तों, पिछली बार हमने देखा कि जुंग वू ने अपनी 8 साल की बहन सियोयॉन के साथ स्पारिंग की थी। अब जुंग वू के स्टडी ब्रेक के 2 दिन पूरे हो चुके हैं और वो थोड़ा निराश दिख रहा है। वो दबे पांव चलते हुए दोस्तों से कहता है, भाई, ये 2 दिन का ब्रेक कितना छोटा था, पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ और कब खत्म। उसके दोस्तों में से एक कहता है, क्या आपको बुरा लग रहा है कि ब्रेक और लंबा नहीं था? सच में आपको पढ़ाई से बहुत नफरत है? जंगवू हंसते हुए कहता है, पहले से तो बेहतर ही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज मेंशन में सब लोग इतने बिजी क्यों दिख रहे हैं। जुंगवू नोटिस करता है कि सर्वेंट्स और गार्ड्स इधर उधर तेजी से दौड़ रहे हैं। वो हैरानी से सोचता है, क्या ये सब मेरे बर्थडे की वजह से हो रहा है? तभी एक गार्ड उसे बताता है कि हाँ, लॉर्ड ने जंगवू के 11वें बर्थडे के लिए आज रात एक बहुत ही ग्रैंड फीस्ट ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया है। जुंगवू जैसे ही आगे बढ़ता है, सर्वेंट्स झुककर माफी मांगते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर, हमें माफ कीजिए, पर हमारे पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। वो बिना रुके दौड़ते रहते हैं और हमारा हीरो बस खड़ा होकर उन्हें देखता रह जाता है। चैप्टर 14, द शॉकिंग पार्टी और द चीफ पोजीशन। और फिर आती है वो शुभ शाम। मैंशन को किसी राजमहल की तरह सजाया गया है और पूरे शहर के महान वॉरियर्स
सोल्जर्स और आम लोग वहां इकट्ठा हुए हैं। जंगवू जैसे ही हॉल में एंटर करता है, वो भीड़ देखकर शॉक्ड रह जाता है। उसके पिता आते हैं और हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, क्या तुम इस सरप्राइज से डर गए मेरे बेटे? जंगवू दबे स्वर में कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। पिता उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, ये साल में सिर्फ एक बार आता है, इसलिए खुलकर इस पल को एंजॉय करो। देखो, ये सब लोग सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं। लेकिन दोस्तों, इस भीड़ को देखकर जुंगवू के दिमाग में उसके पिछले जन्म की दर्दनाक याद ताजा हो जाती है। वो मन ही मन सोचता है, मेरे पिछले जन्म में जब भी मेरे आसपास इतने सारे लोग इकट्ठा होते थे, तो वो सिर्फ मेरी जान लेने और मुझ पर वार करने आते थे। लेकिन आज ये सब लोग सच में मुझे बधाई देने और मुझसे प्यार करने आए हैं। ये सोचकर जुंगवू के दिल में एक अनोखा सुकून और अपने परिवार के लिए गहरा प्यार उमड़ पड़ता है। तभी लॉर्ड स्टेज पर आते हैं और एक बहुत ही दमदार भाषण देते हैं। वो कहते हैं, सोजू सिटी के महान दोस्तों, मैं आपका लॉर्ड हूं, पर इसके साथ मैं 2 बच्चों का पिता भी हूं। आज मेरे बेटे का 11वां बर्थडे है, जिसे हमने बहुत मुश्किलों के बाद पाया। इस महान खुशी के पीछे मेरी पत्नी की कड़ी मेहनत है और मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। और आज मैं आप सबके सामने एक बड़ा ऐलान करना चाहता हूं। आज से मैं अपने बेटे जुंगू को क्लैन के एक चीफ पोजीशन के लिए एंटाइटल करता हूं। ये सुनते ही हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है, पर जुंगू हैरान रह जाता है। पार्टी के बाद जुंगू अपने पिता से पूछता है, पिताजी, ये सब क्या था? लॉर्ड उसे शांति से समझाते हैं, जुंगू, ये पद अभी के लिए सिर्फ टेम्परेरी है, लेकिन क्लैन की सुरक्षा और आने वाले हालात के लिए ये बेहद जरूरी है। अगर तुम बाद में इस टाइटल को नहीं संभालना चाहते, तो मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। पर क्या तुम इस जरूरत को समझते हो? जुंग वू अपने पिता की आंखों में गहरा भरोसा देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पिताजी, ये सच में जरूरी है, मुझे ये मंजूर है। चैप्टर 15, हार्ट वार्मिंग बॉन्ड्स एंड द गार्डियंस लव। पार्टी खत्म होने के बाद थका हारा जंग वू मैंशन के गार्डन में शांत खड़ा होता है। तभी अचानक उसके पीछे से उसके टीचर बैक्यू चलते हुए आते हैं और उसे थोड़ा चौंका देते हैं। जंगवू बिना किसी बदलाव के शांत चेहरे से कहता है, अरे टीचर, आपने तो डरा दिया। पर क्या इस आधी रात को आप मुझे नया होमवर्क देने आए हैं? बेक क्यों हंसते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो बस तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूं। वो दोनों दबे लफ्जों में आने वाले कल और जुंग वू की महान राह के बारे में कुछ गंभीर बातें करते हैं। टीचर के जाने के बाद हमारा सबसे वफादार और इमोशनल गार्ड क्युंग हो रोते रोते और चिल्लाते हुए जुंग वू की तरफ दौड़ा चला आता है। वो जैसे ही खुशी के मारे कुछ बोलने जाता है, जुंग वू उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है, क्युंग हो, बस, मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो, एंड थैंक यू सो मच। क्युंग हो उदास सा चेहरा बनाकर रोता है और कहता है, यंग मास्टर, मैंने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं। जुंग वू खुलकर हंसता है और कहता है, मुझे सब पता है, मैं सच में बहुत खुश हूं कि मेरे बर्थडे पर तुम मेरे साथ हो और मेरे लिए इतने खुश हो। क्यूंग हो की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो जोर से चिल्लाता है, हैप्पी बर्थडे यंग मास्टर। मैं बेहद खुशनसीब हूं कि मैं आपका गार्डियन हूं। जंगवू भी दिल से कहता है, मैं भी बहुत खुश हूं कि तुम मेरे गार्डियन हो क्यूंग हो। पूरे दिन की थकावट के बाद जंगवू को एक बड़ी सी जमाही आती है। वो बिस्तर पर लेटकर चादर ओढ़ते हुए सोचता है, आज का दिन सच में थका देने वाला था। मुझे आज किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब बस एक गहरी और सुकून भरी नींद चाहिए। दोस्तों, जुंगू अब 11 साल का एक महान चीफ बन चुका है। लेकिन क्या ये नई पोजीशन उसके लिए नई दुश्मनी लेकर आएगी? और आखिर टीचर बेक क्यो ने उसे क्या सीक्रेट बात बताई थी? जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। चैप्टर 16, एक नई दोस्ती और मासूम नोक झोंक शाही महल के लंबे गलियारों में जुनवू और प्रिंसेस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। शाम की हल्की रोशनी पूरे महल में फैली हुई थी
और चारों तरफ अजीब सी शांति थी। जूनवू को उस लड़की का बात करने का तरीका थोड़ा अलग और अजीब लग रहा था। वो मन ही मन सोचता है, ये लड़की, इसका बात करने का तरीका बाकी लोगों जैसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ी देर बाद वो धीरे से पूछता है, वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? प्रिंसेस तुरंत नकली गुस्से में कहती है, इस साल मैं पूरे 13 साल की हो गई हूं। लेकिन तुम ऐसे क्यों बात करते हो? तुम तो बिल्कुल किसी बूढ़े इंसान की तरह लगते हो। जुनवू हल्का सा हंस देता है, लेकिन उसके मन में अजीब सी फेमिलियर फीलिंग आने लगती है। उसे लगता है जैसे वो पहले भी किसी को ऐसे ही बातें करते सुन चुका है। प्रिंसेस मुस्कुराते हुए फिर कहती है, तुम सच में बहुत फनी हो। मुझे लग रहा है कि मेरा यहां इंतजार करना बेकार नहीं गया। जून वू थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, क्या मैं फनी हूं? प्रिंसेस जोर से हंस पड़ती है, अरे तुम्हें समझ नहीं आया? मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रही हूं। जून वू मासूमियत से जवाब देता है, अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। दोनों धीरे धीरे चलते रहते हैं और उनकी छोटी छोटी बातें एक अजीब सी दोस्ती में बदलने लगती है। प्रिंसेस फिर कहती है, जब तक मजा आ रहा है तब तक इन बातों का क्या मतलब? चलो, मैं तुम्हें बैंक्वेट हॉल तक छोड़ देती हूँ। उसके बाद मुझे और परेशान मत करना, समझे? जून वू सिर हिलाकर उसके साथ आगे बढ़ जाता है। रास्ते में जून वू अचानक पूछ बैठता है, क्या तुमने कभी पढ़ाई नहीं की? एक लड़का और लड़की को 7 साल की उम्र के बाद साथ नहीं बैठना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। प्रिंसेस तुरंत जवाब देती है, ओह, तो तुमने बहुत पढ़ाई की है। अगर दो लोगों के दिल में कोई गलत भावना ही नहीं है तो साथ बैठने में क्या दिक्कत है? जून वू उसकी बात सुनकर मन ही मन सोचता है, ये लड़की बेकार की बातों में विश्वास नहीं करती। कुछ देर बाद वो पूछता है, हुआंग जूनवू, क्या तुम मुझे जानती हो? प्रिंसेस हंसकर कहती है, मैंने ध्यान से नहीं सुना। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा चेहरा ऐसा नहीं है जिसे कोई आसानी से भूल सके। सब लोग मेरी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। जुनवू बस उसे देखता रह जाता है। चलते चलते दोनों थक जाते हैं। जुनवू हल्की आवाज में कहता है, मुझे लगता है मैंने तुम्हें बेवजह परेशान किया। प्रिंसेस आराम से जवाब देती है, अरे नहीं, ये तो मेरे पिता की गलती है कि उनका महल इतना बड़ा है। हम पहुंच गए हैं। अब चुपचाप अपने पेरेंट्स के पास चले जाओ। और हाँ, दोबारा खो मत जाना। जुनू हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अगर किस्मत में होगा तो हम फिर मिलेंगे। प्रिंसेस हाथ हिलाते हुए चली जाती है और जुनवू गहरी सांस लेकर सोचता है, आखिरकार छुटकारा मिला। चैप्टर 17। महल की सुबह और एक प्यारा मजाक। अगली सुबह सूरज निकलते ही जूनवू उठ जाता है और तेजी से महल के आंगन की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उसे मेड चोहा मिलती है। चोहा हैरानी से पूछती है, यंग मास्टर, आप इतनी जल्दी उठ गए, गुड मॉर्निंग। जूनवू जल्दी से जवाब देता है, हाँ चोहा, गुड मॉर्निंग, और आगे बढ़ जाता है। चोहा कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह जाती है। वो मन ही मन सोचती है, क्या इन्होंने मेरा नाम याद रखा? हम तो बस कुछ ही बार मिले हैं। हमारे यंग मास्टर सच में बहुत अलग हैं। जून वो सीधे अपने माता पिता के कमरे की तरफ पहुंच जाता है। चूहा पीछे से पूछती है, यंग मास्टर, आप इतनी सुबह यहां क्यों आए हैं? क्या मैं अंदर कोई मैसेज दे दूं? जुनवू सिर हिलाकर कहता है, नहीं, मैं खुद बात कर लूंगा। जैसे ही वो कमरे के अंदर जाता है, उसकी मां उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। वो प्यार से कहती है, क्या तुम्हारी रात अच्छी नहीं गुजरी जुनवू? सुबह सुबह इस तरह भागते हुए यहां आना, मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम हमेशा की तरह काल्म नहीं हो। क्या कोई बुरा सपना देखा? जुनवू शर्माते हुए कहता है, मदर, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी मां तुरंत कहती है, मुझे मदर मत कहो, मम्मी कहो। फिर वो मजाकिया अंदाज में पूछती है, क्या कल रात कोई रॉयल मेंबर आया था जिसने तुम्हें डांटा हो? जूनवू घबरा जाता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी उसके पिता हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, कल रात प्रिंसेस थोड़ी देर के लिए गायब हो गई थी, जिसकी वजह से पूरे महल में हंगामा मच गया था। लेकिन वो बाद में मिल गई। लगता है कल रात तुम्हारी मुलाकात उसी प्रिंसेस से हुई थी। जूनवू का चेहरा थोड़ा टेंस हो जाता है। उसकी मां उसे ध्यान से देखकर कहती है, और तुमने उसे नाराज तो नहीं किया? जूनवू पसीना पसीना होकर जवाब देता है, बब डब्ल्यू हु नोज,
उसकी माँ अचानक सीरियस होने का नाटक करती है। ओह, अगर प्रिंसेस नाराज हो गई तो हमें उनसे माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो हमारे पूरे परिवार पर कंटेम्प्ट ऑफेंस लग सकता है। जुनवू डर के मारे तुरंत बोल उठता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसके पिता जोर से हंस पड़ते हैं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, हाँ, 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 मैं तो बस मजाक कर रहा था, डरने की कोई बात नहीं है। जुनवू धीरे से पूछता है, सच में? उसकी मां मुस्कुराकर कहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारा बेटा इस तरह बच्चों की तरह बिहेव करता है। चिंता मत करो, सब ठीक है। फिर उसके पिता कहते हैं, अगर चाहो तो खुद जाकर प्रिंसेस से पूछ लो, वो दोपहर तक महल छोड़ने वाली है। जुनवू तुरंत हाथ हिलाने लगता है, नहीं, मैं नहीं जा सकता। उसी समय सीन प्रिंसेस के कमरे में शिफ्ट होता है। उसकी मेड सोहा अंदर आती है। प्रिंसेस, अब निकलने का समय हो गया है। प्रिंसेस खामोशी से पूछती है, सोहा, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूं? सोहा हैरानी से जवाब देती है, आप ये क्या कह रही हैं? खुद महाराज ने आपकी तारीफ की है। प्रिंसेस चुप हो जाती है। उसके दिमाग में बस जूनवू की बातें घूम रही होती है। चैप्टर 18। 6 साल बाद का बदलाव। अचानक कहानी में एक बड़ा टाइम स्किप आता है। 6 इयर्स लेटर। अब जुनवू और उसकी छोटी बहन दोनों बड़े हो चुके हैं। सीन शुरू होता है जहां उसकी बहन गुस्से में उस पर मार्शल आर्ट्स के अटैक्स कर रही है। वो जोर से किक मारते हुए कहती है, ओपा, आपका यही अजीब बिहेवियर हमेशा प्रॉब्लम बन जाता है। आपको उस समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। जुनवू आराम से उसके हर अटैक को डॉज करते हुए कहता है, अरे, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैंने तो बस वही कहा जो मेरे मन में आया। उसकी बहन लगातार पंचेस और किक्स मारती रहती है। आपके साथ बात करना ही नुकसान है। वो एक बहुत तेज हाई किक मारती है, लेकिन जूनवू आखिरी पल में पीछे हट जाता है। उसकी बहन शॉक में सोचती है, ये कितने तेज है, मैं इनकी स्पीड पकड़ ही नहीं पा रही। जुनवू मुस्कुराकर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे कुछ अटैक्स सच में बहुत क्लोज थे। उसकी बहन तुरंत मुंह फुलाकर कहती है, आप झूठ बोल रहे हैं। जुनवू हंसते हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूं। क्या तुम्हें अपने ओपा पर भरोसा नहीं है? तभी वहां उनका एक डिसाइपल आता है जो बुरी तरह हांफ रहा होता है। वो थकी हुई आवाज में कहता है, यंग मास्टर, आपने जो मार्शल आर्ट सिखाई है वो बिल्कुल आसान नहीं है। जुन वो उसे मोटिवेट करते हुए कहता है, लेकिन अगर तुम लगातार प्रैक्टिस करोगे तो ये तुम्हें बहुत स्ट्रांग बना देगी, हार मत मानो। डिसाइपल तुरंत सिर झुकाकर कहता है, जी, मैं समझ गया। उसकी बहन भी जोश में कहती है, मैं भी और स्ट्रांग बनूंगी। वैसे ओपा, आप भूले तो नहीं कि आज हमें मार्केट जाना है? जुन वू हल्की हंसी के साथ जवाब देता है, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी कहानी अचानक एक रहस्यमयी जगह पर शिफ्ट होती है। एक बूढ़ा आदमी अंधेरे में अकेला बैठा होता है। उसका शरीर कमजोर दिख रहा है और उसकी आंखों में थकान साफ नजर आ रही है। वो धीरे से खुद से कहता है, मैं थक चुका हूं। लगता है मेरा आखिरी समय करीब आ गया है। इस अजीब जगह में कैद रहकर मुझे समय का एहसास भी नहीं रहा। तभी अचानक अंधेरे से एक ठंडी और रहस्यमयी आवाज गूंजती है, क्या तुम सच में अकेले हो? बूढ़ा आदमी तुरंत चौंक कर अंधेरे की तरफ देखने लगता है और यहीं से कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, ये थी जुंग वू की कहानी का पहला धमाकेदार पार्ट, जहां एक खूंखार डार्क किंग से लेकर एक शांत लेकिन अंदर से बेहद ताकतवर बेटे तक का सफर हमने देखा। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत हुई है। आगे क्या होगा जब ये रहस्यमयी ताकतें फिर से जागेंगी? कौन है वो बूढ़ा आदमी अंधेरे में?